नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। मिडीवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन के दक्षिणी कैंपेन्स के बारे में और अलाउद्दीन के बाद जो भी सुल्तान हुए हैं उनकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है। तो ये पूरा आज हम इस डायनेस्टी को कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द स्लेव डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आज खत्म हो जाएगी और लेक्चर 11 में तुगलक डायनेस्टी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, खिलजी डायनेस्टी में एक्सपांशन सबसे तेजी से होता है और अलाउद्दीन खिलजी के कैंपेन्स दक्षिण भारत तक पहुंच जाते हैं और यहां से अलाउद्दीन टैक्स वसूलना शुरू कर देता है। तो ये इसीलिए सारे कैंपेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कोई दिल्ली का सुल्तान दक्षिण भारत पर हमला करता है। और तुगलक शासन के आते आते यहां पर डायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश भी हो जाता है कुछ समय के लिए। हालांकि वो तुरंत ही फिर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं राइट आफ्टर तुगलक्स आर बिकमिंग वीक। तो खिलजी डायनेस्टी 1290 में स्टार्ट होती है, 1320 में 30 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूं। तुर्को अफगान्स थे, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक है और ये खिलजी रेवोल्यूशन भी कहलाता है क्योंकि इन्होंने किसकी मोनोपोली हटा दी थी? दे रिमूव्ड द मोनोपोली ऑफ तुर्किक नोबल्स एंड एस्टैब्लिश्ड एन अफगान सुप्रीमेसी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली के बाद अब जयपुर में भी ओपन हो रहा है। इस स्टोर का लॉन्च होगा 9 और 10 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को मैं जयपुर में होने वाला हूं एट दिस स्टोर लॉन्च इवेंट। तो यहां पर आप आके मुझसे मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। रजिस्टर ऑन द लिंक एंड देन यू कैन कम हियर। कुछ आपके लिए अट्रैक्टिव गुडीज, मर्चेंडाइज वगैरह भी रहेगा। तो आइए, मिलिए मुझसे। बाकी सभी डिटेल्स आपको उस लिंक पर मिल जाएंगी। अगर आप लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको कल सुबह मिल जाएगा। अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आप देश के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। तो YouTube पे भी हम पढ़ाते हैं, साथ साथ में अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ाते हैं। तो लाइव टीचिंग के कुछ बेनिफिट्स ये रहते हैं कि आपके अगर डाउट्स हैं तो वो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ मच मोर इंटरेक्टिव क्लास कंपेयर टू यूट्यूब। तो आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल कीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अवेल करें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। सो यूज दिस कोड एंड गेट अ डिस्काउंट ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारे चैनल पर मौजूद है। आइकॉनिक में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि 1-on-1 मेंटरिंग मिल जाती है। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी उपलब्ध हैं। तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में। लेक्चर 9 में मैंने आपको नॉर्दर्न कैंपेन्स की जानकारी दी थी। तो ये सारे नॉर्दर्न कैंपेन थे और उसके बाद सेकंड फेज जो अलाउद्दीन खिलजी के एक्सपांशन का है वो दक्षिण भारत में होगा। तो देखिए, दक्षिण भारत में उस समय प्रमुख डायनेस्टीज कौन सी थी, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 4 मेजर डायनेस्टीज हैं और ये आपस में बहुत लड़ रही हैं, इसीलिए अलाउद्दीन के पास परफेक्ट मौका है दक्षिण में हमला करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहां पर देवगिरी में शासन करते थे यादव। सो द यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी। फिर ये जो आज का तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एरिया है, यहां पर वारंगल कैपिटल था और डायनेस्टी का नाम है काकतिया। अभी सब नाम आगे लिखे हुए आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। उसके बाद कर्नाटका वाले एरिया में यहां पर द्वार समुद्र कैपिटल से रूल कर रहे थे होयसला। और यहां दक्षिण में तमिलनाडु में मदुराई वाले एरिया से रूल कर रहे हैं पांड्य। तो ये चारों किंगडम्स पर अलाउद्दीन अटैक करता है। अलाउद्दीन की आर्मीज यहां पर जाकर अटैक करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी हिमसेल्फ डज नॉट गो। तो जितने भी उत्तर भारत के कैंपेन हैं इन सब में अलाउद्दीन का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था ज्यादातर में, जैसे कि रणथंबोर, मेवाड़, मालवा, इनमें अलाउद्दीन का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अब अलाउद्दीन जो है वो अपने कंसोलिडेशन में उत्तर भारत में लगा हुआ है और मंगोल्स के अटैक के कारण वो खुद दक्षिण में पर्सनली नहीं जाता है। अपने आर्मी जनरल स्पेशली मलिक काफूर को अब प्रमोट करके आर्मी जनरल बना दिया गया है और वो दक्षिण भारत के कैंपेन को लीड करेगा। तो 1306-7 में एक कैंपेन होता है देवगिरी के खिलाफ। देखिए, देवगिरी के खिलाफ मल्टीपल कैंपेन किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। 3 बार अटैक किया था। पहले एक बार जलालुद्दीन के टाइम भी हुआ था, फिर उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद एक तीसरा अटैक भी होगा। बार बार अटैक करने का रीजन ये है कि वो टैक्स देना बंद कर देते थे। तो अलाउद्दीन की पॉलिसी दक्षिण भारत में ये थी कि इन एरियाज के राजाओं को हटाया नहीं जाए बल्कि इनसे सालाना टैक्स वसूला जाए। तो इन पर हमला करो, इनको बोलो कि एक बार आप टैक्स दे दो, हर साल टैक्स देते रहो तो अटैक नहीं होगा। जब ये टैक्स देने से मना कर देते थे, कुछ कुछ रूलर आकर बोलते थे हम नहीं देंगे टैक्स, तो उन पर फिर से हमला होता था। तो 1306 और 7 में रायकरण, याद करो ये वही रूलर है गुजरात के जिनको अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा था। तो ये अब महाराष्ट्र के बगलाना नाम के एरिया में सेटल्ड है और ये देवगिरी के राजा राय रामचंद्र के साथ मिलकर अलाउद्दीन की आर्मी को फेस करते हैं। लेकिन मलिक कफूर ने इन दोनों की आर्मीज को हरा दिया और इस लड़ाई के दौरान, या तो इस लड़ाई के दौरान या फिर इससे पहले एक अटैक हुआ था, उस लड़ाई के दौरान राय रामचंद्र ने अपनी बेटी
अलाउद्दीन खिलजी से शादी करवा दी। तो जट्टेफली नाम की ये राजकुमारी थी जिसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी से होती है। सो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मैरिटल रिलेशनशिप्स जो देखने को मिलती है। तो यादव डायनेस्टी ने ये सोचकर कि अलाउद्दीन से अगर शादी करवा देते हैं तो शांति रहेगी, अपनी मतलब ससुराल पर तो कौन ही हमला करता है, तो ये सोचकर शादी करवा दी थी अलाउद्दीन खिलजी से। और इनफैक्ट जट्टेफली का जो बेटा था वो आगे चलकर सुल्तान भी बनेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो राय रामचंद्र बिकम्स द वसाल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। वसाल का मतलब है कि इसके अधीन है, और अधीन से मतलब है कि टैक्स देंगे हर साल। और टैक्स देना जब भी बंद किया तो राय रामचंद्र के बेटे ने टैक्स देना बंद कर दिया था, तो उस पर फिर से हमला किया गया था अराउंड 1317 आई गेस, ठीक है, हाँ 1317 में। चलो, तो इतने सारे आपको ईयर याद नहीं करने हैं, आपको बस ये याद रखना है कि देवगिरी में डायनेस्टी किसकी थी, यादव्स की डायनेस्टी थी। राय रामचंद्र इज द नेम ऑफ द रूलर। गुजरात के रूलर भी इनके साथ अलाइन कर जाते हैं, दोनों साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़ाई हार जाते हैं, मलिक कफूर इनको हरा देता है। अब उत्तर भारत पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेक्कन तक, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी का रूल अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुका है। दीज देवगिरी रूलर्स आर हिज वसाल्स नाउ। तो अब दक्षिण पर हमला करने का समय है, और दक्षिण पर हमला भी किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के सपने अब और बड़े हो गए थे। अलाउद्दीन का सपना था कि मैं पर्शिया पर हमला करूंगा, वहां से मंगोल से पर्शिया जीत लूंगा, सेंट्रल एशिया पर भी हमला कर दूंगा, समरकंद बुखारा भी जीत लूंगा। तो बड़े बड़े सपने देखने लगा था अलाउद्दीन खिलजी, और इसीलिए अपने आप को कहने लगा था सिकंदर सानी। तो सिकंदर सानी मीन्स द सेकंड अलेक्जेंडर। तो जैसे अलेक्जेंडर ने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी, जो भी उस समय का नोन वर्ल्ड था वो अलेक्जेंडर ने जीत लिया था, उसी तरह से अलाउद्दीन का सपना था कि मैं भी सेकंड अलेक्जेंडर बनूंगा, अलेक्जेंडर 2.0। लेकिन ये अलेक्जेंडर 2.0 बन नहीं पाए, बट हाँ, इंडिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत तक ही कॉन्कर्ड। सो ही इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 320 ईयर्स। लेकिन अभी भी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ईस्टर्न इंडिया इनके कंट्रोल में नहीं है। बंगाल में एक अलग ही सल्तनत चल रही है, तो बंगाल अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं आया है। तो 1309 के बाद में मलिक कफूर ने बड़े बड़े कैंपेन लॉन्च किए दक्षिण भारत पर, और इनमें अलाउद्दीन खिलजी पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था। सारे कैंपेन सक्सेसफुल रहे थे। मलिक कफूर वॉज वेरी मच फेमस ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इतनी सारी लड़ाइयाँ जो आर्मी जनरल जीत के ला रहा है, वो भी एक यूनक। तो अचानक से मलिक कफूर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ही कंट्रोल्स मैनी नोबल्स, और कई लोगों को अपने सपोर्ट में भी कर लेता है। और मलिक कफूर के कैंपेन्स के बारे में अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में बहुत डिटेल में लिखा है। बाय द वे, अमीर खुसरो का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अमीर खुसरो जो है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने किताबें भी लिखी है, इन्होंने कविताएं भी लिखी है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए हैं, आर्ट एंड कल्चर में बार बार इनका नाम आएगा। ही वॉज बॉर्न इन 1253 एंड ही डाइड इन 1326। तो अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में बहुत सारे सुल्तानों का राज देख लिया। तो राइट फ्रॉम बलबन, ठीक है, बलबन से भी पहले वाले, चलो ठीक है, बलबन पहले वाले हटा दो क्योंकि वो बच्चे थे ये तो, पर बड़े होने के बाद से लेट्स से फ्रॉम 1273 व्हेन ही इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, उस समय से बलबन से लेकर आप देख रहे हो तुगलक डायनेस्टी का रूल आ जाएगा, तब तक अमीर खुसरो जिंदा है। तो खुसरो ने इन सारे सुल्तान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, और यहाँ से हमें काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा एक फरिश्ता का नाम भी याद रख लेना। फरिश्ता इज ऑल्सो अ हिस्टोरियन हु हैज क्रॉनिकल्ड मैनी ऑफ द सल्तनत पीरियड रूलर्स। तो फरिश्ता ने भी काफ़ी तुगलक्स और खिलजीज के ऊपर लिखा है इतिहास में। तो अब दक्षिण भारत के जो कैंपेन है उनमें सबसे पहले देवगिरी पर हमला किया गया। तो यादव डायनेस्टी यहाँ पर थी देवगिरी में, तो यादव डायनेस्टी को हरा दिया गया। सो दिस वाज द अटैक। ओके, पहले यहाँ पर 1305 में भी अटैक हुआ था, बाद में 1309 के बाद भी अटैक होता है। फिर उसके बाद हमला होता है अगला काकतिया पे, वारंगल में। उसके बाद अगला हमला द्वार समुद्र, होयसला, कर्नाटका वाला रीजन। फिर यहाँ पर मदुरई, दक्षिणी तमिलनाडु वाला एरिया, जहां पर पांड्य रूलर्स रूल कर रहे थे। तो ध्यान दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने विंध्या पर्वतों को क्रॉस करके दक्षिण भारत में कदम रखा है और लड़ाई जीती है, और आर्मी तमिलनाडु तक पहुंच गई है। लेकिन पॉलिसी ये थी खिलजी की कि इतने दूर के साम्राज्य हम डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते, तो सभी जगह एक ही पॉलिसी अपनाई गई। वहां के राजाओं को बोलो तुम पैसे दे दो, टैक्स दे दो, हम वापस चले जाएंगे, अगले साल टैक्स पहुंचा देना दिल्ली, नहीं पहुंचाओगे तो आर्मी लड़ने के लिए आ जाएगी। सो ही डिड नॉट एनेक्स एनी ऑफ द सदर्न किंगडम्स। तो सल्तनत की बाउंड्री तो यहीं तक रहती है, लेकिन पैसा बहुत सारा मिल जाता है, और इस खजाने में कोहिनूर का हीरा भी था। तो कोहिनूर हीरा वारंगल की काकतिया डायनेस्टी से मलिक कफूर ने ले लिया था, एंड ही प्रेजेंटेड इट टू अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद अगले 500 साल तक ये हीरा दिल्ली सल्तनत या मुगल बादशाहों के पास रहता है टिल 1739, और 1739 में फाइनली इसे नादिर शाह ईरान लेकर चला जाता है बिकॉज ही हैड अटैक्ड दिल्ली। मलिक कफूर की आर्मीज मबार क्षेत्र तक पहुंच गई थी। ध्यान रखना ये मालाबार नहीं है केरल वाला, ये तमिलनाडु का मबार क्षेत्र है, विच इज द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु। बाद में इसको कोरोमंडल कोस्ट भी हम कहते हैं, लेकिन उस समय इसका मबार नाम भी था। कई बार मबार को मदुरई सल्तनत के साथ इक्वेट किया जाता है।
तो ये भी दोनों एक ही चीज़ है। मदुरई सल्तनत क्या है, तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम आर्मी जनरल्स ने तुगलक्स के टाइम पे, अभी आया नहीं है वो टाइम पीरियड, तो सम टाइम अराउंड 1335 कुछ तुगलक आर्मी जनरल्स ने अपने आप को मदुरई में इंडिपेंडेंट घोषित करके यहाँ पर मदुरई सल्तनत स्टार्ट कर ली थी। एनीवेज, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी जब यहाँ पहुँचती है तो ये लोग यहाँ आकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और देखते हैं कि ऑलरेडी दक्षिण भारत में तो मुस्लिम्स रह रहे हैं। ये मुस्लिम कहाँ से आए थे, ये वो अरब ट्रेडर्स थे जो दक्षिण भारत में कई सदियों से थे। ये तो यहाँ पर 7th 8th सेंचुरी से हैं। इन्हें पता नहीं था ना, लेकिन दिल्ली वालों को पता नहीं था। ये सोचते थे हम पहले इस्लामिक रूल को यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन ये तो आकर देखते हैं कि मुस्लिम मर्चेंट तो यहाँ सदियों से व्यापार कर रहे हैं, उनके घर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई है। सो दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड और उन्होंने इसे नोट डाउन भी किया था। द रूलर इवन हैड अ कॉन्टिजेंट ऑफ मुस्लिम सोल्जर्स इन द आर्मी। तो मदुरई का जो लोकल रूलर थे, पांड्या रूलर थे, उनके आर्मी में लोकल मुस्लिम सोल्जर्स का एक दल भी हुआ करता था। खैर, इस हमले में मदुरई को बहुत नुकसान पहुंचता है, यहाँ के कई मंदिरों को लूटा गया और उसके बाद तुगलक टाइम पीरियड में मदुरई सल्तनत यहाँ पर बन जाती है जो लगभग 40 साल तक रहती है। उसके बाद वो विजयनगर एम्पायर उसको हरा देता है। तो मलिक काफूर के मिलिट्री अचीवमेंट से खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे डेप्यूटी बना दिया, एक तरह से अपना वाइस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दी, या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आप समझ लीजिए। ऑफिशियली नाम था मलिक नायब। तो नायब मलिक या फिर वाइस रीजेंट ऑफ द एम्पायर, बहुत बड़ी पोस्ट होती है और वो भी आप याद रखिए, ही इज़ अ यूनक, ही वॉज बॉट रिसेंटली, अभी 10-12 साल पहले ही तो इसे खरीद कर लाए हैं और अब इसको वाइस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दी है। तो इससे ऑफकोर्स कई लोग नाराज हो गए थे। अब ये सब जब दक्षिण में अटैक चल रहे थे या फिर नॉर्दर्न इंडिया के भी कैंपेन चल रहे थे, तब पूरे समय दिल्ली पर मंगोल खतरा हमेशा मंडरा रहा था। याद रखो कि मंगोल्स में कई सारे खानेट्स थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए चगताई और इलखानेट हैं। तो दोनों ने ही दिल्ली पर हमला करने की बहुत बार कोशिश करी। इनके आपस में भी ज़्यादा बनती नहीं थी, ठीक है। चंगेज खान या फिर उसके बेटे कुबलाई खान जिंदा थे, तब तक सब भाई भाई एक साथ रहते थे। कुबलाई खान के बाद सब आपस में लड़ने लग गए थे। तो इलखानेट और चगताई दोनों समय समय पर कोशिश करते हैं दिल्ली सल्तनत पर हमला करने की। अब खिलजीज के दौरान जो भी अटैक्स हुए हैं दिल्ली पे, उनमें सारे ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको एक समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितने सारे अटैक हैं। तो 1292 में हलागू खान के एक पोते अब्दुल्ला ने अटैक किया 1.5 लाख की आर्मी के साथ। मंगोल्स की आर्मी जनरली इतनी बड़ी नहीं होती थी। मंगोल्स की एक एवरेज आर्मी 20-30,000 सोल्जर्स की थी, लेकिन दिल्ली मैदानी इलाका था तो इनको पता चल गया कि लगातार हमले किए, जीत नहीं पाए, बड़ी आर्मी लेकर चलते हैं। तो 1.5 लाख सैनिकों के साथ अटैक किया और इस आर्मी को जलालुद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। आर्मी में लड़ने वालों में से अलाउद्दीन भी था और ये वही फ्रंटियर है जो लगभग बलबन के समय था, तबर हिंद, सुनाम, आज के समय जो पंजाब वाला रीजन है वहां पर इन्हें रोक दिया जाता है। 1.5 लाख की सेना के साथ भी जब ये दिल्ली जीत नहीं पाए तो मंगोल्स काफी डीमोरलाइज हो गए और इन्होंने शांति समझौता कर लिया। इनफैक्ट कई सारे मंगोल तो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में और दिल्ली आकर रहने लग गए। याद रखना कि मंगोल्स इस्लामिक कल्चर को फॉलो नहीं करते थे। मंगोल चंगेज खान के समय में शमन रिलीजन को फॉलो करते थे। शमन इज लाइक एन एंशंट और एनिमिस्टिक रिलीजन, ठीक है। इसमें ये आसमान को सबसे बड़ा देवता मानते थे। इटर्नल ब्लू स्काई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी फॉर द मंगोल्स इन शमन रिलीजन। आज भी शमन श्राइन्स हम देख सकते हैं रशिया के लेक बाइकाल के आसपास। लेक बाइकाल आपको पता ही होगा, दुनिया का सबसे गहरा लेक है। तो देखिए, ये लेक बाइकाल है बाय द वे, ठीक है। तो ये मंगोल्स धीरे धीरे जब अरब्स और तुर्क्स के संपर्क में आते हैं तब ये इस्लाम अपनाना स्टार्ट करते हैं। अब इलखानेट जो है, ये इलखानेट ने तो दिल्ली के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर लिए। इन्होंने अपना हमला कर लिया, इन्हें पता चल गया कि अब कुछ होना नहीं है, तो दे वेर अ लिटिल ओके विथ इंडिया कि ठीक है चलो एग्जिस्ट कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चगताई वाले अभी भी शांत नहीं थे। चगताई खानेट के रूलर को लगता था कि मैं तो हमला कर लूंगा, तो इन्होंने कई सारे हमले किए। अब ये नया थ्रेट आता है, तो चगताई रूलर्स ने 1297 के बाद लगातार दिल्ली पर हमले किए। 1299 में 2 लाख मंगोल सैनिक आते हैं दिल्ली पर हमला करने के लिए और ये दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, दिल्ली शहर तक, पंजाब नहीं, दे रीच टिल दिल्ली सिटी। अब 1299 अलाउद्दीन खिलजी इज द रूलर। खिलजी खुद यहाँ पर लड़ाई में शामिल होता है और ये बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। ऐसा लगता है कि एक समय के लिए तो कि दिल्ली सल्तनत का सफाया हो जाएगा, बट समहाउ अलाउद्दीन खिलजी मैनेजेस टू विन दिस वॉर। और इस लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली के शहर के लोगों में थोड़ा सा इसका रुतबा हो गया कि देखो मैंने मंगोल्स को हराया। मंगोल्स को हराना आसान नहीं था उस समय, बट स्टिल समहाउ ही मैनेज टू सेव दिल्ली। लेकिन होता क्या है कि कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ होती है तो दिल्ली बहुत तहस नहस हो जाती है, ठीक है। और दिल्ली शहर के बाहर तक मंगोल्स पहुंच रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि पंजाब में लड़ाई हो रही है, अब तो दिल्ली के बाहर लड़ाई हो रही है। और एक अटैक में 1303 में तो मंगोल्स दिल्ली शहर के अंदर तक आ गए थे। और यह हमला कब हुआ था? जब अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी चित्तौड़ में थी, तो इसीलिए चित्तौड़ की सीज को छोड़कर अलाउद्दीन को फिर से भागना पड़ा था दिल्ली, क्योंकि 1,20,000 की मंगोल आर्मी आ गई थी। बट समहाउ ही मैनेज टू सेव दिल्ली एवरी टाइम। लेकिन इसके कई मिलिट्री जनरल्स यहाँ पर मारे जाते हैं। सो जफर खान वॉज अ वेरी सीनियर जनरल, ही डाइड फाइटिंग। तो इस तरह से कई बार मल्टीपल हमले होते हैं, लेकिन अलाउद्दीन इज ऑलवेज सक्सेसफुल और मंगोल्स फाइनली हार मान जाते हैं कि ठीक है बहुत हमले कर लिए,
अब इससे हम दिल्ली को हम नहीं जीत सकते। और उसके बाद क्या होता है कि 1310 के बाद मंगोल्स का पावर वैसे भी कम कम पड़ जाता है। तो मंगोल ने 100 साल तक तो बहुत ज़बरदस्त अपने हमले रखे। 1220 1210 मान लो, 1210 से लेकर 1310 तक मंगोल्स बहुत पावरफुल थे। लेकिन उसके बाद मंगोल कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे सेंट्रल एशिया में तैमूर का शासन पावरफुल बन जाएगा। ठीक है, तो तैमूर इज़ मंगोल एंड तुर्किक। ठीक है, तो तुर्किक प्लस मंगोल दोनों हेरिटेज है तैमूर की। आगे नाम आएगा तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी योगदान दिया है। कई सारा आर्किटेक्चर दिल्ली में बनवाया, जिनमें सबसे प्रमुख है अलाई दरवाज़ा। खुद के नाम के पीछे इसने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना दिया। तो कभी आप अगर जाएंगे कुतुब मीनार देखने, तो कुतुब मीनार से थोड़ा साइड में जाना, आगे एक दरवाज़ा है ये वाला, तो ये अलाई दरवाज़ा है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा क्यों इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर में, कोई मुझे बता सकता है? इसमें एक ऐसा आर्किटेक्चरल फीचर है जो भारत में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे बताइए कि वो कौन सा फीचर है। तो ये अलाई दरवाज़ा बनवाया गया। इसके अलावा एक अलाई मीनार बनवानी स्टार्ट करी। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि ये क्या कुतुब मीनार है, इससे डबल साइज की मैं बनवा के दिखाऊंगा। सो ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ न्यू मीनार। तो ये कुतुब मीनार है और यहाँ देख रहे हो आप, ये अलाई मीनार बनवानी इसने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये पूरी नहीं बनवा पाया। इसकी केवल 2 मंजिल बनी थी और उसके बाद अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है, पैसे खत्म हो गए और फिर डेथ के बाद में किसी ने इसको कंस्ट्रक्शन आगे नहीं किया। सो इसके सक्सेसर्स में ना तो इतना दम था ना इतना पैसा था कि इसे बनवा सकें। सपने देख रहे हो आप कि डबल बनवाना है, कुतुब मीनार से बड़ा। तो यहाँ इसका डायमीटर भी बहुत बड़ा है, मतलब ये डायमीटर रेडियस सब आप देखोगे कुतुब मीनार से काफ़ी बड़ी है ये, लेकिन बनी ही थी, स्टार्ट ही हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी इसे पूरा नहीं करवा पाया। सो अलाई दरवाज़ा कंप्लीटेड, अलाई मीनार अनफिनिश्ड, और हौज खास लेक बनवाया गया क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी थी। तो जो कैपिटल था उस कैपिटल में पानी के लिए हौज खास लेक बनवाया गया है। हौज खास लेक आज के समय में तो दिल्ली का पार्टी कैपिटल बन चुका है, बट स्टिल इफ़ यू एवर गो टू हौज खास, डू विजिट द लेक एंड द स्ट्रक्चर्स इनसाइड। तो वहाँ पर आपको कई सारे मॉज़ोलियम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फिर इसने एक नया कैपिटल भी बनवाया, सीरी फोर्ट। तो ये सीरी फोर्ट के लिए ही पीने का पानी अवेलेबल हो जाए, इसीलिए हौज खास तालाब बनवाया गया था। सीरी फोर्ट क्यों बनवाया नया किला? क्योंकि मंगोल्स के अटैक लगातार हो रहे थे दिल्ली पर, और ये जो पुराना मेहरौली वाला किला है जहाँ पर ये कुतुब मीनार वगैरह सब कुछ बना हुआ है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये इतना सेफ नहीं था। किला राय पिथौरा की जो पुरानी दीवारें थी लाल कोट की, वो तोमर डायनेस्टी के समय, चौहान्स के समय बनवाई गई थी, उनको किसी ने रिपेयर नहीं किया था, दे वर क्वाइट डैमेज्ड नाउ। और अब एक नया छोटा कैपिटल बनाने की आवश्यकता थी। सो सीरी वॉज बिल्ट एज अ न्यू कैपिटल। और आप देखोगे आगे चल के दिल्ली के कई सुल्तान और कई बादशाहों ने नए नए शहर बसाए। तो आगे देखेंगे तुगलकाबाद आएगा, फिर फिरोज शाह कोटला, फिर शेरगढ़, फिर शाहजहांबाद, एंड फाइनली अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया न्यू दिल्ली 1912 के बाद। फिर मार्केट कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी इतनी सारी आर्मी, इतनी लड़ाइयों को कैसे मैनेज कर पा रहा था? बिकॉज ही ब्रॉट इन मैनी मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे। तो चित्तौड़ के कैंपेन के बाद सबसे पहले अलाउद्दीन ने मार्केट में सभी वस्तुओं की प्राइसेस को, सभी वस्तुओं की कीमत को तय कर दिया। चाहे अनाज हो, चाहे छोटे से छोटे रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तु जैसे कि एक सुई, उसका भी प्राइस फिक्स था। सो इट वॉज अ वेरी कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और जितने भी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, इसका फ़ायदा क्या है कि मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। तो टैक्स फिक्स है, प्राइसेस फिक्स हैं, ना आप उससे ज़्यादा पे बेच सकते हो ना कम बेच सकते हो। तो सरकार के लिए भी अच्छा है, आम आदमी के लिए भी अच्छा है। तो व्यापारियों को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। अगर कोई घोड़े भी बेच रहा है मार्केट में तो वो भी फिक्स प्राइसेस पर बेचे जाएंगे। गाय, भैंस, बकरी, सबका रेट तय कर दिया था सरकार ने कि कोई भी आइटम या कोई भी वस्तु इस प्राइस से ऊपर नहीं बेची जा सकती। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था अलाउद्दीन खिलजी का कि अनाज सस्ता मिलना चाहिए। अनाज आम आदमी और सेना दोनों को चाहिए। अब इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर ये बैठे हैं दिल्ली में, स्टैंडिंग आर्मी थी ना इनकी, तो इन्हें फूड ग्रेन्स की आवश्यकता थी। अब फूड ग्रेन कहाँ से लेकर आए? दिल्ली में 1 लाख की तो आबादी है, उसके उपरांत 1 लाख की आर्मी, तो इतना सारा अनाज कहाँ से आएगा? तो इस अनाज को लाने के लिए इन्होंने कई तरीके अपनाए। पहले तो मार्केट रिफॉर्म्स दिल्ली में किए। तो अनाज के लिए एक अलग मंडी होगी, फिर कपड़ों के लिए, ड्राई फ्रूट्स, खाने पीने की वस्तुओं के लिए अलग मंडी, यहाँ पर हॉर्स, कैटल, इन सब के लिए एक अलग मंडी होगी, और अन्य बाजार, एक अलग बाजार होगा जिसमें अन्य सभी वस्तुएं मिलेगी। तो ये 4 तरह के मार्केट स्थापित किए गए और सारे मार्केट रेगुलेटेड थे। उसके अलावा हर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए शाहनाए मंडी नाम का एक ऑफिसर का पद क्रिएट किया जाता है। तो इस व्यक्ति का ये काम होगा कि वो जाकर चेक करे कि कोई ज़्यादा रेट में तो कुछ बेच नहीं रहा, सारे मर्चेंट्स को, व्यापारियों को अच्छे से रेगुलेट किया जाए, उनका रजिस्टर बनाया जाए और सारी प्राइसेस ठीक से चल रही हैं, रेगुलेटेड है, ये ध्यान रखना शाहनाए मंडी का काम है। कई सारे सीक्रेट एजेंट्स छोड़े गए इसके लिए। तो ये उस समय की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग थी। तो मुनिया नाम के बहुत सारे सीक्रेट एजेंट थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता था दुकान पे। वो बच्चे जाकर दुकान पे बोलता था कि अंकल अंकल थोड़ा सा बटर देना। अगर अंकल 4 रुपये का बटर 10 रुपये में बेच रहे हैं तो वो बच्चा जाके अलाउद्दीन खिलजी के शाहनाए मंडी को बता देता था कि वो दुकान वाला 10 रुपये में बटर बेच रहा है। फिर उस दुकान वाले की लाइसेंस को छीन लिया जाता था।
तो इस तरह से ये सीक्रेट सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करता है। प्राइसेस वेर फिक्स्ड फॉर एवरी कमोडिटी। बहुत ही कठोर पनिशमेंट्स थी अगर कोई चीटिंग करते हुए पाया गया। अलाउद्दीन खिलजी को पनिशमेंट देना इतना पसंद था कि इसने एक स्पेशल चोर मीनार बनवाया था। तो ये चोर मीनार है दिल्ली का। इसमें आपको अगर दीवार में ये छेद नज़र आ रहे हैं तो इसके अंदर एक लकड़ी डाली जाती थी और उस लकड़ी के ऊपर जिन लोगों के सर कलम किए जाते हैं उनके सर फंसा दिए जाते थे। तो अब आप इमेजिन कर लो कि इन सारे जो होल्स हैं इनसे एक डंडी निकली है बाहर और उस पर किसी का सर लटका हुआ है। तो इस तरह का सीन दिखता था। तो आम आदमी आते जाते इस चोर मीनार में देखता था कि कम से कम 50-100 लोगों के सर हमेशा यहाँ पर बाहर निकले हुए लटके हुए थे। तो ये चोर मीनार लोगों को एक संदेश देता था कि चोरी मत करो वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो इसका बहुत बार इस्तेमाल किया गया, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वगैरह में भी इस्तेमाल किया गया। मंगोल्स के सर भी यहाँ लटकाए गए थे और आमतौर पर ये इस तरह की चोरियाँ कोई करता था उनके भी सर यहाँ पर लटका दिए जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है कि अनाज इतना सारा कहाँ से लाएं। मार्केट रेगुलेट तो कर लिया लेकिन सप्लाई भी तो होनी चाहिए। तो इन्होंने सप्लाई के लिए एक नया तरीका ढूंढा। मेरठ से लेकर कारा तक, सो ऑलमोस्ट द एंटायर अपर गैंजेटिक वैली, ये दोआब रीजन जो है गंगा यमुना का दोआब, यहाँ से जितना भी अनाज आता है वो डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू सरकार को जाएगा। किसको? दिल्ली सल्तनत को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो लोकल इक्तेदार जो हैं उन्हें नहीं जाएगा बीच में, सीधा दिल्ली सल्तनत को ये लैंड रेवेन्यू जाएगा डायरेक्टली टू द स्टेट, और वो भी कैश में। अगर आपके ज़मीन में मान लो कि 100 बोरी अनाज होता है, ठीक है, इसमें से टैक्स वॉज मोस्टली 20, 25, 30 इतना होता था, मान लो 1/4 आपको टैक्स देना है। तो पहले ये सिस्टम था कि आप 25 बोरी अनाज दे दो स्टेट को। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि मुझे 25 बोरी नहीं चाहिए, मुझे दो कैश, आई वॉन्ट मनी। कारण क्या है? क्योंकि उस पैसे से सैलरीज दी जाती थी स्टैंडिंग आर्मी को। अब किसान क्या करेंगे अपना अनाज बेचने के लिए? तो किसान तो मंडी तक जा नहीं सकते, उस समय रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। तो ये लोकल किसान बंजारा समुदाय को अपने अनाज को बेचने लगे। बंजारा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते रहते हैं, सो बंजारा ट्रेड करने लगे थे। बंजारा बहुत अच्छे व्यापारी थे, तो ये ट्रेड करते हैं, शहरों तक अनाज को लेकर जाते हैं, मंडियों में उन्हें बेचते हैं और वहाँ पर प्राइसेस फिक्स्ड हैं और कोई भी होर्डिंग ना हो, अनाज को स्टोर करके उसे ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश ना करे, इसलिए सभी बंजारास को रजिस्टर कर लिया गया था। तो ये बंजारा एक तरह से लोकल प्रोक्योरमेंट का काम कर रहे हैं, गाँव-गाँव में जाकर अनाज खरीद रहे हैं, शहरों में जाकर उसे बेच रहे हैं। किसानों को डायरेक्टली उस समय कैश मिल जाता है और वो कैश से अपना टैक्स भर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास कैश पैसा आया, उससे सैनिकों को सीधी तनख्वाह दे दी जाती है। अब लेकिन ये इतना अनाज जब शहरों में आ रहा था तो उसे स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस की जरूरत थी, तो सरकार ने वेयर हाउसेस भी बनवाए थे। तो अलाउद्दीन ने मार्केट रिफॉर्म्स, ग्रेन रिफॉर्म्स में बहुत कुछ किया था और ये सारा आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अलाउद्दीन पेड हिज सोल्जर्स इन कैश, ये भी एक बड़ा रिफॉर्म था। पहले कोई सैनिकों को कैश में पैसे नहीं देता था। सैनिक लड़ते क्यों थे? आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन युद्ध जीतने के बाद कुछ जो लूट का सामान है उसमें से आपको हिस्सा मिल जाएगा, या फिर आपको कोई गाँव दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप उसका टैक्स ले लेना अगर आप अच्छा करते हो युद्ध में। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, यू आर अ प्रोफेशनल आर्मी, आपको पैसा मिलेगा, जितने टाइम आप लड़ोगे, जितने महीने आपको लड़ाई पर हम लेकर जाएंगे, उतने महीने की आपको तनख्वाह मिलेगी। और फिक्स तनख्वाह कर दी थी, जैसे कि एक सवार यानी कि घुड़सवार कैवलरी मैन को 238 टंका प्रति वर्ष की तनख्वाह दी जाती थी। फिर कई सारे लैंडलॉर्ड्स जो खुद टैक्स कलेक्शन का काम करते थे सरकार के लिए, वो अपना टैक्स नहीं देते थे, तो इनसे भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन ने कहा कि भैया तुम्हें क्यों रिबेट दे रहे हैं हम, तुम्हें किस खुशी में हम टैक्स से एग्जेम्पशन दे रहे हैं, आप भी टैक्स दो। तो इनसे भी टैक्स लिया जाने लगा, तो ये लोग थोड़े नाराज भी हो गए थे। तो ये मार्केट रेगुलेशन से कई लोग खुश नहीं थे, खास करके जो खुद ऑफिसर्स थे स्टेट के, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द रिफॉर्म्स। और अलाउद्दीन की डेथ के बाद ये सारे रिफॉर्म्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो बेटा है गद्दी संभालता है वो कमज़ोर था, तो उसे सबको खुश करना था। तो सबको खुश करने का एक ही तरीका है कि भैया तुम्हारे को भी टैक्स छूट, तुम्हें भी टैक्स से छूट, ऐश करो। और यही सब कहकर अलाउद्दीन के रिफॉर्म्स को उसने फिर से ज़ीरो कर दिया। अब आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी के एंड पर। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नोबल्स को बहुत बुरी तरह से दबाया था, सब्जुगेट किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में नोबल्स ज़्यादा कर नहीं पाए थे, जैसे कि वो तुर्कानी चहलगानी साजिश वगैरह रचते थे, ऐसा कुछ करने ही नहीं दिया इसने। ये लटका देता था चोर मीनार पे, गला आपको लटका हुआ मिलेगा कल सुबह, अगर आज रात को पता चलता है कि आप सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। तो ही मेड द नोबल्स कंप्लीटली ओबीडियंट टू द क्राउन। खिलजी ने आदत डाल दी कि इस सुल्तान के तख्त पर जो भी बैठा है उसके सामने तुम्हें सर झुकाना है, चाहे कोई भी बैठा है, कोई भी नियम कायदा कानून लेकर आ रहा है, तुम ये नहीं देखोगे कि ये तुर्क है, अफगान है, स्लेव है, सेल्जुक है, ये सब तुम्हें नहीं देखना, तुम तो सुल्तान की बात मानो। एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके बाद तुगलक्स को इसका फायदा हुआ, खिलजीस को तो नहीं हुआ लेकिन तुगलक्स को इसका काफ़ी फायदा होता है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब अलाउद्दीन की या तो नेचुरल डेथ हुई या उसे मारा गया, इसको लेकर आज भी हिस्टोरियंस के अंदर थोड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कई हिस्टोरियन कहते हैं कि इसको मलिक काफूर ने मरवा दिया था, क्योंकि वो खुद
पावरफुल सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन कई हिस्टोरियन कहते हैं कि उसकी नेचुरल डेथ हुई थी। और मलिक कफूर तो उसकी डेथ के पहले यहाँ पर था भी नहीं, ही वॉज इन देवगिरी। तो जैसे ही इसको खबर मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी बीमार है, ये भाग कर आता है, मलिक कफूर देवगिरी से दौड़ा दौड़ा आता है, ठीक है। और दौड़ के आने के कई रीजंस थे। कई हिस्टोरियंस बताते हैं कि दे हैड अ रिलेशनशिप एज वेल, मलिक कफूर एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक कफूर आता है दौड़कर, और जैसे ही खिलजी की डेथ होती है तो ये एक 6 साल के बच्चे को गद्दी पर बिठा देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के कई बच्चे थे, उनमें से सबसे बड़ा वाला बेटा 18-20 साल का था, लेकिन उसको साइडलाइन कर दिया गया और उसकी जगह 6 साल के शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और कई सारे बच्चों को तो इसने अंधा कर दिया, अलाउद्दीन के कई बच्चों को उसने जेल में डाला और कईयों को अंधा कर दिया जाता है। तो इससे सारे नोबल्स डर जाते हैं। और ये मलिक कफूर ऑलरेडी आर्मी जनरल था, कई सारे कैंपेन्स लीड कर चुका था, ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल बाय नाउ। तो कई सारे नोबल्स इसके खिलाफ नहीं आ पाते हैं, तो देयर वॉज नो रेबेलियन अगेंस्ट कफूर। लेकिन कई लोग हैं अभी भी जो अलाउद्दीन खिलजी के वफादार हैं और उनको कफूर बिल्कुल पसंद नहीं है, दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट हिम। तो यही वो लोग हैं जो कफूर को मार देंगे, ठीक है। तो 2 सुल्तान हैं जिनके नाम याद रख सको तो रख लेना, वरना एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शिहाबुद्दीन और मुबारक शाह, तो ये 2 नाम है, मुबारक खान या मुबारक शाह जो भी है, दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। कुतुबुद्दीन इसका टाइटुलर नेम था, लेकिन ये ज़्यादा हिस्टोरियंस यूज़ करते नहीं है, मुबारक शाही नाम इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों अलाउद्दीन के बेटे थे। ये वो छोटा बच्चा है 6 साल का, और ये 18-20 साल का मुबारक शाह था। इसको जेल में डाल दिया था मलिक कफूर ने। तो जैसे ही ये शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया जाता है, सारे बड़े बच्चों को जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ पैलेस गार्ड्स थे, अलाउद्दीन के पर्सनल बॉडी गार्ड्स थे, उनको मलिक कफूर पसंद नहीं था। तो एक दिन मलिक कफूर ने उन्हें भेजा कि जाकर इस मुबारक शाह को जेल में मार दो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मुबारक शाह को ये पैलेस गार्ड्स नहीं मारते हैं, उल्टा इसे छुड़ा देते हैं, और मुबारक शाह इनको मना देता है कि तुम जाकर मलिक कफूर को मार दो। लेकिन दूसरे अकाउंट्स ये कहते हैं कि जैसे फरिश्ता का अकाउंट ये कहता है कि पैलेस गार्ड्स ने अपनी तरफ से जाकर पहले कफूर को मारा और इस मुबारक शाह को जेल से छुड़वा दिया। तो जो भी घटनाक्रम चला हो, एंड रिजल्ट ये रहता है कि एक दिन अचानक से पैलेस में मलिक कफूर की हत्या हो जाती है। ही इज असैसिनेटेड बाय पीपल हु आर लॉयल टू अलाउद्दीन खिलजी, और मुबारक शाह को जेल से छुड़ाकर इसे गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ये 4 साल का इसका छोटा सा शासन है मुबारक शाह का। इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, दिल्ली में पला बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा था ये, और इसको ना तो कोई लड़ाई का एक्सपीरियंस है, ना ही इसको सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। ये जैसे ही बादशाह बनता है, सुल्तान बनता है, इसने पॉपुलिस्ट मेजर अपनाए, सबको खुश करो, टैक्स छूट दे दो, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जितने रिफॉर्म्स थे अलाउद्दीन के सारे इसने जीरो कर दिए। लेकिन प्राइस कंट्रोल मेजर्स हटाते ही तुरंत यहाँ पर इन्फ्लेशन आता है, मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है। और ये कुछ वैसा ही है जैसा पोस्ट सोवियत ईरा में हुआ था रशिया में। तो रशिया में जैसा 91 के बाद होता है, कुछ उसी तरह का शॉक थेरेपी यहाँ पर चलती है और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। तो इससे कई चीज़ें हैंडल नहीं होती। कुछ छोटे मोटे इसने कैंपेन चलाए थे, 2-3 जगह बगावत हो गई थी, जैसे कि गुजरात में देवगिरी में, वो इसने शांत करवा दी, ठीक है। देवगिरी के जो राजा हैं उन्होंने मना कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही कि हम अब कोई टैक्स नहीं देंगे। तो मुबारक शाह के समय में ये कैंपेन हुआ जिसमें देवगिरी को फिर से हराया गया था, ओके। फिर वारंगल ने भी यही किया। अलाउद्दीन की डेथ के बाद उन्होंने कहा कि नहीं दे रहे हम टैक्स, तो फिर से वारंगल के खिलाफ भी आर्मी भेजी गई, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दे दिया। अब आपको ये पढ़कर लग रहा होगा कि बढ़िया ही तो कर रहा है, इतना यंग सा बच्चा है, फिर भी बगावत वगैरह शांत करवा दी इसने, ही इज़ डूइंग गुड। लेकिन इसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। इसकी प्रॉब्लम थी खुसरो खान। तो ये जो मुबारक शाह भाई साहब हैं, इन्हें बचपन में ही लड़कपन में एक और लड़के से प्यार हो गया था, और ये भी एक स्लेव था। तो खुसरो खान भी बिल्कुल मलिक कफूर की तरह आर्मी कैंपेन में पकड़कर लाया गया एक गुलाम था। तो बिल्कुल इनके पापा की तरह इनको भी एक गुलाम से प्यार हो जाता है। और खुसरो खान जो मालवा से अरेस्ट करके लाया गया एक स्लेव था, और ये पहले हिंदू था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था इस्लाम में। ही वॉज यूज्ड एज अ कैटामाइट बाय मुबारक शाह, ठीक है। तो ये मुबारक शाह जो है ये बिल्कुल इसका फेवरेट गुलाम बन जाता है खुसरो खान। और खुसरो खान पे इसका इतना दिल आ गया कि इसने इसको बड़ी बड़ी पोजीशंस दे दी कि खुसरो खान ही है, जो करेगा खुसरो खान करेगा। और उधर खुसरो खान को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे साथ ये मतलब ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जा रहे हैं। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। तो खुसरो खान क्योंकि एक हिंदू था, तो इसने जाकर गुजरात में मालवा में, जहाँ से ये ओरिजिनली था, वहाँ पर अपनी एक हिंदू आर्मी इकट्ठा करनी शुरू करी। और धीरे धीरे ये मुबारक शाह के खिलाफ एक बगावत प्लान करता है। और मुबारक शाह को कहा कई लोगों ने कि ये आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको मारने आने वाला है। लेकिन मुबारक शाह ने कहा नहीं नहीं, ये ऐसा कभी नहीं करेगा। तो प्यार आदमी को सही में अंधा कर देता है। तो ये प्यार में अंधा हो गया, और यह खुसरो खान एक दिन रात को अपनी आर्मी लेकर आता है और मुबारक शाह को पैलेस में मार देता है। अब खुसरो खान तुरंत गद्दी पे तो आ जाता है, लेकिन ये ओरिजिनली हिंदू था, तो इसलिए जो इस्लामिक नोबल्स हैं दे आर नॉट इन फेवर ऑफ हिज रूल। मुश्किल से 3 महीने इसका शासन चलता है, 2-3 महीने इसका शासन चला। इसकी भी प्रॉब्लम ये है कि ये नोबल्स को अपनी साइड पर नहीं कर पाया। तो जितने इंपॉर्टेंट नोबल्स हैं वो इससे खुश नहीं थे। तो उनमें से एक नोबल जो थे वो थे तुगलक्स। ये तुगलक जो हैं ये भी आर्मी जनरल या गवर्नर्स हुआ करते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर थे गयासुद्दीन तुगलक। सो ही वॉज द गवर्नर इन
दीपलपुर आज के समय पाकिस्तान में आता है, जो सिंध वाला एरिया है, पंजाब और सिंध, वहाँ पर ये दीपलपुर स्थित है। तो वहाँ पर एक गवर्नर है ग्यासुद्दीन तुगलक। तो जब दीपलपुर के गवर्नर को ये चिट्ठी जाती है कि दिल्ली में अब नया सुल्तान है, आप अपनी वफादारी का नमूना पेश करें, दिल्ली आएँ, सुल्तान के सामने सर झुकाएं। नॉर्मल होता था, जब भी कोई नया सुल्तान बनता है तो वो सारे गवर्नर्स को, आर्मी जनरल्स को बुलाता था, बोलता था मेरे सामने सर झुकाओ, और जो सर नहीं झुकाता है ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये बगावत करेगा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने कहा कि आता हूँ बेटा मैं, अभी रुको। तो ये अपनी बढ़िया आर्मी लेकर आता है, दो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है, और इन दोनों लड़ाइयों के अंदर खुसरो खान की बहुत बुरी तरह हार हुई। ही वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड, और ग्यासुद्दीन तुगलक यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं 1320 में। सो दिस इज द एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। अब इसी समय कश्मीर में क्या चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, कश्मीर में कई सारी हिंदू डायनेस्टीज थी। याद करो, कारकोता डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था अर्ली मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे। तो अब हिंदू डायनेस्टी की जगह 14th सेंचुरी में यहाँ पर मुस्लिम डायनेस्टीज आ जाती हैं। ये कैसे हुआ? मंगोल्स के अटैक के कारण। तो 1320 में मंगोल्स यहाँ पर अटैक करते हैं। दालूचा का हमला हुआ था। दालूचा वॉज अ मंगोल लीडर। इसने कश्मीर पर बहुत बड़ा हमला किया। कश्मीर इसमें बहुत नुकसान झेलता है। देयर वाज अ ह्यूज मैसेकर, कई लोगों की जान ले ली जाती है और कई महिलाओं और बच्चों को गुलामी में ढकेल दिया जाता है। कश्मीर इस हमले से बहुत कमज़ोर हो गया, और यहाँ जो रूलिंग डायनेस्टी थी, एक हिंदू डायनेस्टी थी, उसमें एक मुस्लिम मिनिस्टर टेक ओवर कर लेता है। उस मिनिस्टर का नाम था शाह मीर। सो शाह मीर वॉज अ मुस्लिम मिनिस्टर इन द रूलिंग हिंदू डायनेस्टी। तो इस कमज़ोर हिंदू रूल में शाह मीर टेक्स ओवर, और धीरे धीरे यहाँ पर 1335 1340 के आसपास मुस्लिम डायनेस्टी, शाह मीर डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है, और आने वाले 250 साल कश्मीर में यही डायनेस्टी रूल करेगी। 1580 में फाइनली मुगल्स कश्मीर को अपने अधीन लेकर आएंगे, तब कश्मीर दिल्ली के आगे सर झुकाता है। उसके पहले कश्मीर 250 साल तक एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी के अधीन था, और कश्मीर में एंट्री बहुत मुश्किल थी। कश्मीर में बाहर का कोई व्यक्ति जा नहीं सकता था। इवन इफ ही इज़ अ हिंदू, आप अंदर नहीं जा सकते, जबकि वहाँ लर्निंग के बहुत बड़े सेंटर्स थे। तो जब तक आपको वहाँ से पर्सनली इन्विटेशन नहीं आता कि आपको पढ़ने के लिए हम यहाँ बुला रहे हैं, तो ही आप जा सकते हो। तो शैविज्म का बहुत बड़ा सेंटर था कश्मीर बाय द टाइम 12th सेंचुरी होती है, और कई सारे यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए, बहुत सारी किताबें लिखी गई, उनका अध्ययन होता था, और शैविज्म का बहुत बड़ा सेंटर कश्मीर बन चुका था। सो मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी यानी कि 1340 के आसपास कश्मीर में हिंदू रूल समाप्त हो जाता है, और 1389 से 1413 तक सुल्तान सिकंदर शाह का यहाँ रूल होता है। और ये सिकंदर शाह बहुत ही क्रूर शासक है। सिकंदर शाह को कई बार बुत शिकन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी मूर्तियां तोड़ी। बुत का मतलब होता है स्टैचू, तो यानी कि आइडल्स, मंदिरों के अंदर जो मूर्ति होती है उनको तोड़ा गया, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया बुत शिकन। सो ही ब्रोक डाउन मेनी टेम्पल्स इन कश्मीर, सिकंदर शाह, एंड ही कन्वर्टेड मैनी ब्राह्मण्स इनटू हिंदूज। तो वो कश्मीरी ब्राह्मणों का कन्वर्जन उसी समय से धीरे धीरे जो आबादी है ये कन्वर्ट हो जाती है हिंदू से मुस्लिम में। आज भी आप देखेंगे तो कश्मीर इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन, इज मुस्लिम मेजॉरिटी एज ऑफ टुडे। तो ये प्रोसेस 14th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। याद रखो, सैटरडे को सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक मैं जयपुर में आपको मिलूंगा अनअकैडमी स्टोर में। ये एड्रेस है, आपको यहाँ पर मुझसे मिलना है तो अभी रजिस्टर कर लीजिए, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। 10 अप्रैल को एक स्पेशल कॉम्बैट आ रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लें। अगर आपको कोर्सेज से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स अभी ऑन गोइंग है, इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। और एक और कोर्स आ रहा है जिसमें मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs को डिस्कस करने वाला हूं। सो 13th एंड 14th अप्रैल को ये 2 दिन का एक छोटा सा कोर्स है। इसमें हम क्वेश्चंस को, बहुत ही हाई क्वालिटी MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्लस कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम फॉर इंटरव्यू इज देयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।